हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर पीपी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मेजर पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आ गए हैं। इनमें से हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे कराया उसमें से 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन उस पर था, उसमें इसी में तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इसको आप 15 नंबर में आपका पूछ सकते हैं, इसलिए तीनों क्वेश्चन को हम एक में डाल दिए हैं। आप अगर पढ़ते हैं तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से बनाई गई है। तो जितने भी हमारे मेजर पेपर 5 के इंतजार कर रहे हैं इकोनॉमिक्स वाले, वो सभी इन वीडियो को देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इनकी आंसर आपको क्या लिखने है। और थ्योरी बेसिस इकोनॉमिक्स मेजर है, तो आपको थ्योरी के साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। तो क्या कैसे लिखना पूरी तरह इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो शेयर मारिए। चलिए, तो बोलता है व्हाट आर द इसेंशियल, पहला क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड एवरेज। हमने क्वेश्चन में करवाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड एवरेज का। फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन मीडियन मोड, यहाँ तक था। तीसरा क्वेश्चन में था कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन का हम एक ही में कराए हैं, और तीनों को किस तरह से आंसर आप सभी को लिखना है इस वीडियो के माध्यम से सब जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डील करेंगे, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड एवरेज। ठीक है, चलिए। तो आपका प्रश्न हिंदी में भी हो गया है। एक अच्छी औसत के आवश्यक गुण क्या है? मध्य मध्यिका बहुलक के गुण और दोष बताइए। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य माध्यिका और बहुलक की गणना कीजिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें कहा गया है। एक अच्छे औसत के आवश्यक गुण लिखिए, माध्य माध्यिका बहुलक का गुण और दोष दोनों बताइए, और निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य माध्यिका बहुलक की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आंसर देखते क्या है। आंसर हमारा एक मूल्य होता है, एक मूल्य होता है जो मूल्य के एक समूह के प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसमें कुछ गुण का विद्यमान होना आवश्यक है। अब देखिए, जो साइंटिस्ट हैं JF केन तथा ES कैम्पिंग यूल तथा प्रोफेसर केंडल के विचारों को ध्यान में रखते हुए एक संतोषजनक माध्य में निम्नलिखित आवश्यक गुण होना चाहिए। ठीक है ना, गुड एवरेज। तो देखिए पहला में बताया गया है, एक सेकेंड, JF केनी एंड ES कीपिंग प्रोफेसर द्वारा क्या बताया गया। पहला में अस्थिर परिभाषा मध्य को स्थिर रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जिससे कि उसका केवल एक ही अर्थ निकला जाए। अस्थिर भाषा माध्य मतलब को देखिए स्थिर परिभाषा मध्य को स्थिर रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ से ऐसे है। ठीक है, लिख सकते हैं स्थिर रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, इससे कि उसका केवल एक ही अर्थ निकला जाए। ठीक है, दूसरा में कहता है गणन करने में सरल, गणन शीघ्र से ही होना चाहिए, मध्य का गणन करना सरल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा में सरल एवं बुद्धिगम्य, मतलब कि क्या बोलते हैं, मध्य सरल एवं बुद्धिमग्न होनी चाहिए, ना कि काल्पनिक और गणितीय। सॉरी, ये गणितीय है, अगणितीय। ठीक है, मैथमेटिकल। चौथा पॉइंट में आप सभी को लिखना है, सुनिएगा, सरल निर्वाचन माध्य का सरल निर्वाचन टाइपिंग मिस्टेक है, सरल निर्वाचन होगा, सरल निर्वाचन किया जा सके, इसके किया जा सके। ठीक है ना, सरल निर्वाचन माध्य का मतलब कि आप जो भी सॉल्यूशन होंगे उनका जो भी होगा सीधा ही होगा, कोई घुमा फिरा करना होगा। पांचवा, सभी मूल्यों पर आधारित मध्य को श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में बोलता है सीमा मूल्य से अभिवृत मध्य सीमा के 1 या 2 से बड़े अथवा छोटे मूल्य से अनुचित रूप से प्रभावित ना हो। सातवां में आपका बोलता है परिचय के उच्चारण का न्यूनतम प्रभाव उसी आकार के तथा उसी के समय में चुने गए तथा प्रतिदर्श का दूसरे प्रतिदर्श से बहुत ही कम अंतर हो, बीजगणितीय विवेचन संभव हो, बीजगणितीय विवेचन के योग हो, जिससे उसका आगे गणितीय व्यवहार किया जा सके। ये हमारा गुड एवरेज का था अभी तक। देखिएगा संक्षेप में, आप अगर शॉर्ट में उसका समरी लिखना चाहते हैं तो एक संतोषजनक माध्यम संकमला के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करने वाला विविध पदों के अधिक से अधिक
निकट निर्वाचन और निरपेक्ष संख्या के रूप में होना चाहिए, जिसकी माप सरलता और शीघ्रता से की जा सके तथा उसका आगे गणितीय व्यवहार संभव हो। इसमें गुड एवरेज का ये सारा क्वांटिटीज है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मीन मीडियन मोड पे। तो सबसे पहले हम मीन को देखेंगे, मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ मीन। ठीक है, मध्य के गुण दोष। पहला में क्या होगा, गणन करने में सरल समांतर मध्य गणितीय माध्यम में सर्वाधिक प्रचलित है अतः एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है। किसको, माध्य को। दूसरा में निश्चितता, यह मध्य सदैव निश्चितता एवं दृढ़ता होता है। ठीक है ना, निश्चित और दृढ़ होता है, इसमें कोई छेद बेह नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं गुण, अभी गुण पढ़ रहे हैं। पदों को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं, पदों की आरोही अथवा आरोही क्रम में अवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से फिर लिखा गया। पदों पर आरोही अथवा आरोही क्रम में अवस्थित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है ना। चौथा पॉइंट में बोलता है सभी पदों पर आधारित मध्य ज्ञात करने में सभी पदों का प्रयोग होता है अतः यह सबसे उचित प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है। पांचवा में प्रतिचयन के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं, इस पर निदर्शन के परिवर्तनों का प्रभाव सबसे कम पड़ा। ठीक है। छठा में कहता है इसका बीजगणितीय विवेचन संभव है। सातवां पॉइंट में हम लिख सकते हैं यदि केवल पद मूल्य का योग और पदों की संख्या ज्ञात हो तो समांतर माध्यिका की गणना की जा सकती है। ठीक है। आठवां पॉइंट में आसान वर्गतर मध्य बिंदु समवेशी श्रेणी इत्यादि की स्थिति में समांतर मध्य ज्ञात करने के लिए इन्हें संशोधित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोष किसका, मीन का ही सुनिएगा। मध्य का दोष यहां से देखिएगा। पहला, किसी आवृत्ति बटन की आकृति मात्रा का देखकर समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, जबकि बहुलक में ये संभव है। ये पॉइंट है जो बहुलक से भी कंपेयर होता है। तो बोलते किसी आवृत्ति बटन की आकृति मात्रा को देखकर, किसी भी आकृति मात्रा को देखकर आप उसका समांतर ज्ञात नहीं कर सकते कि कितना अंतर है या कितना मिला हुआ है। ठीक है, जबकि बहुलक में आप सब बता सकते पॉइंट को। चलिए दूसरा दोष इसमें क्या है, दूसरा डिमेरिट्स, इसे ज्ञात करते समय प्रत्येक मध्य को समान महत्व दिया जाता है। जब आप इसको देखते हैं तो प्रत्येक मध्य को क्या बोला जाता है, इक्वल वैल्यू दिया जाता है, जिसमें कई बार बड़े भ्रमात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे कि बहुत सारे सोच लेते हैं कि ये आंसर होगा वो आंसर होगा। आप इन्हीं चार देखिए, इसको एग्जाम्पल में लिया गया कि नहीं, 4 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 50, 40, 30 हज़ार रुपये है मासिक हो, तो समांतर मध्य क्या है 1250 प्लस 280 रुपये। ठीक है, यही ना होगा। यह परिणाम सत्यता से बहुत परे हैं, क्योंकि 4 में से 3 अर्थात प्रतिशत कर्मचारियों का वेतन 50 रुपये या उससे कम भी है और बाकी का 50 रुपये से बेसी भी है। ठीक है ना, इसलिए यह दोष है इसमें। तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं यह श्रेणी में दिए हुए मूल्यों में से ना होकर उन सबसे अलग कोई मूल्य हो सकता है। अनेक दशाओं में मध्य हस्प्रत लागत है, जिससे प्रति वयस्क स्त्री बच्चों की औसत संख्या 2.2 है। चौथा पॉइंट में आपको लिखना है बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव नहीं है। अगर बिंदु से आप दर्शाते तो ये संभव नहीं है। समांतर मध्य तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक अच्छा माध्य है, परंतु कई बार विश्लेषणकर्ता इसके आधार पर सही निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। जैसे 3 लगातार वर्षों में आ का फार्म, मान लीजिए ए हमारा एक फॉर्म है जिसका उत्पादन 50-30 हज़ार है। ठीक है, 50-3 हज़ार, जबकि बी फार्म का उत्पादन 1000-30-50 है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, एक्स कितना है 3 का डिफरेंस है, 3000 टन है, जबकि ए फॉर्म की तुलना में बी फॉर्म उत्पादन बढ़ा रही है। मतलब ए टर्म क्या कर रही है, घटा रहा है, ये माइनस कर रहा है और ये प्लस कर रहा है। तो क्या कर सकते, ये एकदम समांतर नहीं कर रहा है, तो ये हमारा एक इनका डिफॉल्ट है।
अब गुणात्मक अध्ययन की दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं, अगर इसको हम गुना करके देखें तो ये भी सही नहीं है। ठीक है। 7वां पॉइंट में इसमें असाधारण इकाइयाँ का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर छोटे छोटे इकाइयाँ देखें असाधारण तो बहुत अधिक प्रभाव पड़ जाएगा इस पे, किस पे, मध्य पर, मीन पे। अतः कई बार श्रेणी को इसके द्वारा सही प्रतिनिधि नहीं हो पाता है, जिससे हम सही मीन नहीं निकाल पाते हैं। समान जनमत संग्रह करने वाली एक एजेंसी ने 2000 व्यक्तियों का समानांतर किया। निम्न आवर्ती बंटना समानांतर किए जाने पर व्यक्तियों का आयु प्रदर्श औसत आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, देखिए ये एग्जाम्पल है दोस्तों, अभी एग्जाम्पल हम बता देते हैं लेकिन निकाल के नहीं, किस तरह बताना है वो नहीं बताएंगे। वायु कितना है, 80 है, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 59, 50 59, 40 59, 30 39, 20 29, 30। ये हमारा मान लीजिए एक्स दिया हुआ है, और ये क्या आवृत्ति क्या दिया हुआ है, मतलब एफ हमारा कितना दिया, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 है, 20 है और 32 है। और ठीक है, इसका हमको निकालना क्या है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, सुनिएगा। मीन का फार्मूला क्या होता है, सुनिएगा। ए प्लस सिग्मा डी एक्स आई प्लस आई इंटू आई, सॉरी बट्टा 2/i, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला यही होता है मीन का। मीन का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। एक सेकेंड, हो सकता है कि गलत है, हम चेक कर लेते हैं। मीन का फार्मूला सिग्मा एफ डी आई बाई एन, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन। ये हमारा मीन का फार्मूला है दोस्तों। लेकिन इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहना है। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम मीन, मोड, मीडियन, सॉरी माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बताएंगे। मीन, मीडियन, मोड तीनों किस तरह से निकाला जाता है, और यही क्वेश्चन का एक उदाहरण को लेकर हम पूरे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जितने भी हमारे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे एक अच्छे स्टूडेंट बनकर आप हमारे वीडियोस को वेट करें। बस इसके तुरंत लगातार एक वीडियो इसके बाद वीडियो जो अपलोड होगी उसमें मीन, मीडियन, मोड निकालने आपको सिखा देंगे, ताकि आप एग्जाम में थ्योरी के साथ एक एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकें। चलिए अब आगे आते हैं माध्यिका पे, मीन पे, सॉरी माध्यिका का गुण दोष दोनों बताना है। तो पहले हम गुण को सॉल्यूशन करें, किसको, उस गुण को। तो चलिए पहला में पॉइंट में लिखता है सरल। माध्यिका का समझना आसान है, माध्यिका समझना बहुत ईजी है, मीन समझना सबसे ईजी है। जब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन उदाहरण कर एग्जाम्पल करके दिखाएंगे तो आप बहुत ईजी कर लेंगे, और ज्ञात करना भी ईजी है। दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है। देखिए चरम जो मूल्य होते हैं उनका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। माध्यिका पर श्रेणी का चरम मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मीन में क्या पड़ता था माध्यिका पर, मध्य पर श्रेणी का चरम मूल्य पर प्रभाव पड़ता था, लेकिन इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा में आंकड़ों के अभाव का उपयुक्त माध्यिका का गणन की जा सकती है, अपूर्ण तथ्यों में बावजूद भी नहीं। ठीक है। चौथा पॉइंट, खुले सिरे वाली श्रेणी में उपयोगी। खुले सिरे वाली श्रेणी में माध्यिका मूल्य सुगात्मक ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी श्रेणी में माध्यिका निकालने के लिए न्यूनतम सीमा का उच्च सीमा निश्चित करना आवश्यक नहीं है। चलिए बिंदु रेखीय प्रदर्शन क्या होता है। माध्यिका मूल्य का माप की सहायता से भी निर्धारित किया जा सकता है। ये हमारा भी गुण है, 8 गुण लिखेंगे इसमें। निश्चितता में माध्यिका मूल्य निश्चितता होता है, ये आप जो मान लेंगे वो ही आएंगे आंसर, और हमेशा ज्ञात किया जा सकता है। इसको जब भी निकालेंगे निकल जाएगा तुरंत। किस तरह निकलता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। प्रतिनिधि क्या किया जाता है, माध्यिका मूल्य प्राय श्रृंखला के मूल्य में से ही होता है, इसलिए प्रतिनिधि की दृष्टि से सबसे अच्छी औसत है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टैटिक थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स पूरी तरह से आपका क्या है, थ्योरी बेस पे है। आपका जब आप सिलेबस देखे होंगे उसमें लिख दिया गया कि थ्योरी बेसिस है, तो थ्योरी बेसिस पूछेगा, मतलब लिखना है इसमें आंसर। ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल मतलब मैथ बनाना, इसमें मैथ बनाना नहीं आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। चलिए 8वां पॉइंट में
गुणात्मक तथ्यों में उपयुक्त गुणात्मक तथ्यों को जिनकी प्रतिशय गणना नहीं की जा सकती, जैसे सुंदरता, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, क्षमता आदि ध्यान करने के लिए मध्य सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोष क्या है माध्यिका में। समंकों का क्रम, माध्यिका ज्ञात करने में समंकों की आरोही आरोही में व्यवस्था करना पड़ता है, ऐसे करने में समय अधिक लगता है। अगर ये दोनों फार्मूला चलते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। दूसरा देखिएगा, स्थिति संबंध मध्य है, माध्यिका श्रेणी के सभी मूल्य पर आधारित नहीं होती, इसलिए यह केवल स्थिति संबंधित मध्य है, बीजगणितीय विवेचन से संभव नहीं है। इसका समांतर मध्य की भांति बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं होते, लेकिन उसका बीजगणितीय संभव होती है। किसका? मीन का। चलिए चौथा, चरम मूल्यों की अपेक्षा माध्यिका चरम मूल्य से अप्रभावित नहीं होती, इसलिए इन मूल्यों पर महत्व होता है, वहाँ एक उपयुक्त मध्य नहीं होता है। प्रतिनिधि का अभाव, जब श्रेणी की कुल आवृत्ति सम हो तो माध्यिका दो मूल्यों के बीच कहीं स्थित होती है। अगर सब सम हो तो 60-70 मान लीजिए, तो इसके बीच में ही आपका मीन निकलेगा, जो मीडियन निकलेगा इसके बीच में ही निकलेगा। मीडियन मतलब मध्य का, मतलब बीच वाले ही निकलता है। जब आप सॉल्यूशन क्वेश्चन कीजिएगा एग्जाम्पल के साथ तो आपको पता चल जाएगा। या तब यह केवल संभवतः माना जाता है, मतलब कि मान लीजिए कि 60 से 70 के बीच में आंसर है, ठीक है ना, लेकिन कितना 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, क्या वो अभी नहीं पता है, या तब केवल संभवतः मापी जाती है, वास्तविक नहीं। अगर आप बोलिएगा कि ये मान लीजिएगा तो नहीं, ये नहीं होते हैं, इसका यही डिफॉल्ट है। प्रतिचयन का प्रभाव होता है। देखिए माध्यिका प्रतिचयन के परिवर्तन से प्रभावित होती है। एक कक्षा में अगर 100 छात्र हैं तो प्रत्येक की आवृत्ति द्वारा माध्यिका का नियंत्रण करें। अब देखिए मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ गया है, एक सेकेंड, देखिए ये हमारा क्या मीन है, ठीक है ना, मीन है, मीडियन है। तो 0 से 30 है, 30 से 40 से 50 से 60 है, 50 60 है, ये आवृत्ति दिया हुआ है, ठीक है। और 10 15 से 60 वर्ग, ये वर्ग दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए इसको सॉल्यूशन अभी हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन इसको करेंगे, ठीक है ना। प्रक्रिया क्या होती है सुनिएगा। ऊपरी सीमा की संचयी आवृत्ति बिंदुओं के पंक्ति करके संचयी आवृत्ति बहुभुज बनाए जाते हैं। संख्या को कक्ष पर अंकित किए जाते हैं, इस बिंदु से बहुभुज पर होता है। यह लंबा चक्र यह मिलता है, वहाँ जो लंबा कक्ष में पर डालिए, या लंबा जिस स्थान पर कक्ष पर मिलता है वही माध्यिका होगी। सरल क्योंकि निरंतर मात्र का इसका पता लगाया जा सकता है। या ये हैं, ठीक है, ये तो हमारा थ्योरी बेसिस थे। अब चलिए बहुलक पे आते हैं, बहुलक के गुण और दोष। चलिए तो पहले गुण देख लेते हैं। सरल एवं लोकप्रिय, इसका समझना और प्रयोग करना संभव से ही एकत्रित किए हुए समकों का अर्थ स्पष्ट कर देता है। दूसरा, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव इस पर अति असीमित पदों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बिंदु रेखीय निरंजन, बिंदु रेखीय रीति से भविष्टक सरलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है। सामर्थ्यिक असभौतिक मूल्य लोकप्रियता का अध्ययन करने के लिए क्या होता है, यह सबसे उपयुक्त माध्य के दौरान प्रयोग की वस्तुएं जैसे सिले कपड़ों आदि में संबंध में समानता। आकार का तात्पर्य भूविकृष्ट का आकार से ही होती है। पांचवा में श्रेष्ठ प्रतिनिधि, इससे संगम लक्षणों और रचना पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यह आवृत्तियों के अधिकतम घनात्मता वाला पद होता है। छठा में कई न्यायादर्शन से मूल्य पर अंतर नहीं समय से देव निर्दर्शन द्वारा चाहे जितना बार भी न्यायादर्श लिया जाए, भूइष्टक लगभग एक ही आएगा। अन्य माध्यिका का निर्देश परिवर्तन के साथ सम माध्यिका परिवर्तन होता है। अब दोष देखिए क्या है बहुलक का दोष। चरम मूल्यों की अपेक्षा, इसमें अति सीमित पदों में अपेक्षाकृत कई महत्व नहीं दिया जाता है, और जहाँ सीमित पदों पर भार देने की आवश्यकता होती है वहाँ यह उपयुक्त नहीं होती, ठीक है। कभी शुद्धता के साथ निकालना कठिन होता है।
साधारण अंकगणितीय प्रक्रिया द्वारा इसको निकालना जा सकता है। कई दिशाओं में किसी भी रीति द्वारा इसे शुद्धता के साथ नहीं निकाला जा सकता, विशेषकर जब तब श्रेणी के भीतर न्यूनतम हो। ठीक है, बीजगणितीय विवेचन की न्यूनतम मतलब अनुपयुक्त मतलब यह बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त नहीं है। विभिन्न भूमि अष्टकों का पता होने पर भी संयुक्त भूयष्टक का नहीं प्राप्त कर सकते। चौथा, अनिश्चितता का अस्पष्ट, यह प्राय अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। कभी कभी दो या दो से अधिक पद पर भूयष्टक हो जाते हैं और कहीं भूयष्टक का पता लगाने के लिए सामूहिकरण का करना पड़ता है। समूहों की संख्या के परिवर्तन के साथ कभी कभी भूयष्टक का मूल्य भी बदल जाता है। यदि श्रेणी के सभी पदों की आवृत्ति समान हो तो भूयष्टक निश्चित नहीं किया जा सकता। पांचवा में आप बोल सकते हैं वर्ग विस्तार का प्रभाव। भूयष्टक बहुत कुछ वर्गीकरण पर निर्भर करता है। यदि वर्ग विस्तार में परिवर्तन कर दिया जाए तो भूयष्टक बदल जाएगा। ठीक है, छठा में आप देख सकते हैं भ्रामक प्रतिनिधि। यह श्रेणी के सभी पदों पर मूल्य पर आधारित नहीं होता, इसलिए श्रेणी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधि नहीं कर पाता। यदि 500 व्यक्तियों में से 5 का मासिक आय 60 रुपया है तो शेष मासिक 60 रुपये से अधिक किंतु अन्य किन्हीं समान तय नहीं है तो भूयष्टक आय 60 रुपये ही होगी। तो पूरे समूह में प्रतिनिधि क्या कहीं जा सकती है? नहीं कहीं जा सकती है। ठीक है, यह इसका कहने का तात्पर्य था। तो दोस्तों हमने ये पूरी तरह से क्या बोला, एक अच्छे औसत के औसत गुण बताएं, मध्य मध्यिका बहुलक का गुण दोनों बताएं और किस तरह से इसको गणन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मीन, मीडियन, मोड का सॉल्यूशन एग्जाम्पल के साथ निकाला किस तरह जाता है, उसका सॉल्यूशन इस नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। यही क्वेश्चन का उदाहरण को लेकर हम पूरी तरह से आप सभी के बीच में बताएंगे कि मध्य मध्यिका और बहुलक किस तरह से निकाला जाता है और किस फार्मूला बेसिस इनको सॉल्यूशन किया जाता है। आपको ये सारे थ्योरी लिखने के बाद मीन मीडियन मोड का फार्मूला और एक उदाहरण दीजिएगा ताकि आपको 15 नंबर पूरी तरह से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यह आज की वीडियो थी मेजर पेपर 5 की। जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स मेजर 5 का देख रहे हैं उनको अब लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे, बस हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाना दोस्तों। अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं हमारी बोलने में अगर कहीं आपको गलत पढ़ चुके होंगे तो आपको क्या करना होगा कि आपको माफ़ कर देनी होगी, क्योंकि हम जल्दीबाजी में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज तक ही समय है दोस्तों। तो कृपया हमारे भाषा पे न जाए, आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीखें ताकि कल अपने एग्जाम पे लिख सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 15 नंबर में पूरी तरह से बताएंगे पूरे एग्जाम्पल में। बस हमने एग्जाम्पल इस वीडियो में नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में हमारा एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।